हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रतनपुर कहकर एक गांव में रमेश अपनी 19 साल की बेटी मयूरा के साथ रहता था। मयूरा का कलेक्टर बनने का सपना होता है, जिसके लिए वो जी जान से मेहनत कर रही होती है। रमेश एक चपरासी था। उनकी गरीबी के बावजूद रमेश मयूरा को पढ़ाने की सारी सुविधाएं देता। उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता, फिर चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या किसी और चीज के मामले में। और मौर्या बिटिया, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? तुम्हें किसी बात की परेशानी तो नहीं है ना बिटिया? नहीं पापा, पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। अब तो परीक्षा को बस 8 महीने ही बचे हैं। थोड़ी बहुत किताबें लगेंगी मुझे। और हाँ पापा, मुझे एक लैपटॉप या छोटा सा सस्ता वाला स्मार्टफोन भी लेना होगा। वो क्या है ना, टीचर जी कह रही थी कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और भी बाकी साधन हैं जिनकी सहायता से मैं अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन वो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं और मेरे पास फ़ोन नहीं है। तभी मयूरा की माँ हेमलता कहती हैं, अरे तो फिर अंकिता या फिर सम्राट के फोन को इस्तेमाल कर लो ना मयूरा, साथ में पढ़ाई भी हो जाएगी। नहीं माँ, मैं बार बार सम्राट को परेशान नहीं करना चाहती। और अंकिता के घर पर उसके पापा रहते हैं, जिन्हें मेरा बार बार आना अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कल ही एक नया स्मार्टफोन ला कर दूंगा। कल ड्यूटी खत्म होने के बाद सीधे गांव के बाजार में वो बड़ी सी स्मार्टफोन की दुकान है, वहां से स्मार्टफोन खरीदूंगा। थैंक यू पापा। वेलकम मयूरा बिटिया, बस तुझे एक दिन कलेक्टर बनते हुए देखना है, मेरा सपना है बेटा। मयूरा दिन भर बस पढ़ती ही रहती है। अगले दिन जब रमेश अपनी ड्यूटी से घर को लौट रहा होता है, तभी उसके सामने से बस आ रही होती है, जिसका ड्राइवर नींद में होता है और उसे रमेश दिखाई नहीं देता और वो रमेश को ठोक देता है, जिसके कारण रमेश बुरी तरह घायल हो जाता है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। थोड़ी देर बाद गांव वाले उसे देख लेते हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। कुछ पहचान के गांव वाले मयूरा और हेमलता को हॉस्पिटल में बुलाते हैं। तभी डॉक्टर उनसे कहते हैं, हेमलता जी, मयूरा बेटा, रमेश जी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उन्हें बहुत गहरी चोटें आई हैं और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि उनका ब्रेन भी एक्सटर्नली डैमेज हो चुका है, इसलिए हमें उनके ब्रेन की भी सर्जरी करनी होगी। हे खाटू महाराज, मयूरा के पापा। डॉक्टर मेरे पापा इस सर्जरी से ठीक तो हो जाएंगे ना? बोलिए ना डॉक्टर, आप सर्जरी शुरू कीजिए। यस मयूरा, थैंकफुली उनका ब्रेन एक्सटर्नली ही डैमेज हुआ है। अगर इंटरनली होता तो शायद उनकी याददाश्त भी चली जाती। जो हो सकता है कीजिए, लेकिन मेरे पापा की जान बचा लीजिए प्लीज। टेंशन मत लो बेटा, मैं तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें 24 घंटों के अंदर 6 लाख रुपए जमा करने होंगे, तभी हम रमेश जी को आईसीयू से ओटी में शिफ्ट करेंगे। 6 लाख? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी, वो भी 24 घंटों में? मयूरा बहुत चिंताग्रस्त हो जाती है और वो सर पर हाथ रख के वहीं हॉस्पिटल में बैठकर किस तरह पैसे इकट्ठा करूं ये सोचने लगती है। तभी उसकी माँ हेमलता वहां आकर डॉक्टर को अपने सारे जेवर देने लगती है। ये लीजिए डॉक्टर, ये जेवरात सारे सोने के हैं। ये मेरा खानदानी कंगन है और ये मेरा मंगलसूत्र और ये झुमके, ये सबसे ज्यादा महंगे हैं। मैं और भी बाकी के पैसों का इंतजाम करूंगी, लेकिन अब तक के लिए आप इतने रख लीजिए। हेमलता जी, ये आप क्या कर रही हैं? माँ, आप आइए, इधर आइए। माँ, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी माँ, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आप ये गहने अपने पास ही रखिए, ये बहुत कीमती हैं। लेकिन तुम्हारे पापा की जान से ज्यादा नहीं मयूरा। मैं समझ सकती हूँ माँ। तभी वहां पर मयूरा का दोस्त सम्राट आ जाता है। सम्राट और मयूरा दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की होती है, लेकिन सम्राट अब ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के साथ साथ अपने पापा की बड़ी दुकान संभाल रहा होता है। क्या हुआ मयूरा? काका ठीक तो है ना? नहीं सम्राट, डॉक्टर ने कहा है 24 घंटों के अंदर पूरे 6 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करने हैं, वरना पापा की सर्जरी नहीं हो पाएगी। ओह नो, 6 लाख रुपए, और वो भी 24 घंटे में।
ये तो बहुत ही मुश्किल है। मयूरा, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना तुम गांव के साहूकार से मदद मांग लो। तेजिंदर साहूकार सभी को पैसे देते हैं, तुम उनसे मदद ले सकती हो। हाँ सम्राट, ये तुमने बहुत सही सुझाव दिया है, मैं यही करती हूँ। मयूरा तेजेंद्र साहूकार से पैसे लेकर हॉस्पिटल में जमा करती है और रमेश की सर्जरी होती है। सर्जरी के बाद रमेश को अगले कुछ महीनों तक रेस्ट करने के लिए रखा जाता है। रमेश को अपनी हालत पर बहुत दुख होता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है हेमलता। मेरी इस हालत के कारण मैं अपनी बच्ची के लिए स्मार्टफोन भी नहीं ला पाया। अब ना जाने सब कैसे होगा। साहूकार साहब के भी पैसे वक्त रहते ही चुकाने पड़ेंगे। ऊपर से मेरी मयूरा की यूपीएससी की परीक्षा भी नजदीक आ रही है। मैं चुकाऊंगी साहूकार साहब के पैसे। हाँ पापा, मैंने सोच लिया है कि मैं अब यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी और उससे जो भी पैसे कमाऊंगी वही मैं सब इस्तेमाल करूंगी, घर खर्च, अपनी पढ़ाई और साहूकार साहब को पैसे देने के लिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। साहूकार साहब सम्राट के पापा के दोस्त ही हैं। उन्होंने हमें लंबे समय तक की मोहलत दी है। लेकिन बेटा, तुम ये सब मत करो। तुम्हें तो अभी इन आखिर के कुछ महीनों में जी तोड़ मेहनत करके पढ़ना चाहिए और तुम जॉब ढूंढने की बात कर रही हो। हाँ मयूरा बिटिया, ऐसा मत कर। तेरे पापा कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, बस तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं माँ, आप पापा पर ध्यान दीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दूंगी। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं भी आप दोनों की ही बेटी हूँ। हर हाल में मेहनत से जो चाहिए वो हासिल करके ही रहूंगी। मयूरा सम्राट के साथ कई जगहों पर इंटरव्यूज देने जाती है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक जगह मिलती है, लेकिन उस नौकरी के लिए उसे दूसरे गांव में शिफ्ट होना पड़ेगा। तभी मयूरा बाजार में साइकिल ढाबा और बाइक ढाबा देखती है। लोगों को फूड कार्ट या फिर ठेलों की जगह अपने वाहनों पर खाना बेचते हुए देख मयूरा दंग रह जाती है। देखो तो सम्राट, कितनी भीड़ लगी है इन छोटे छोटे ढाबों पर। ऐसा लगता है कि मैं भी एक इसी तरह का छोटा सा ढाबा खोल लूं। मुझे देसी खाना बनाना तो बखूबी आता है और बस मेरे पास कोई वाहन नहीं है ना मेरी स्कूटर। हाँ, मेरी स्कूटर तो वैसे भी पड़े पड़े खराब ही हो जाएगी। मैं दिन भर पापा की दुकान पर रहता हूँ, इसलिए उसे ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करता। उसे तुम रख लो। लेकिन सम्राट। मैंने कहा ना मयूरा, रख लो उसे। थैंक यू सो मच सम्राट। सम्राट मयूरा को अपनी स्कूटर देता है, जिस पर मयूरा खाना बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उसके छोटे से स्कूटर ढाबे पर बहुत से लोग आना शुरू हो जाते हैं। वाह वाह वाह, ओए मजा आ गया रे यारा। ओए मक्खन वाले पराठे दे, ठंडी ठंडी लस्सी। ओए होए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मुझे तो ये चिकन बिरयानी बहुत पसंद आई। इसे एक और प्लेट दो ना। इस तरह से मयूरा स्कूटर ढाबा से खूब तरक्की करने लगती है और साइड बाय साइड घर जाकर पढ़ाई भी करती और यूपीएससी में हाईएस्ट आकर कलेक्टर बन ही जाती है। वो तेजेंद्र साहूकार के सारे पैसे भी चुका देती है और अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जीती है। विक्रम बेटा, ये रस्म तो तुझे ही जीतनी है, वो भी हर हाल में। हाँ देवर जी, अगर आप हार गए ना तो हम लड़के वालों की तो नाक ही कट जानी है, बाय गॉड। अंजलि और विक्रम की शादी हुई होती है। ससुराल में आने के बाद वो दोनों दूध के पतीले में अंगूठी ढूंढने की रस्म कर रहे होते हैं। खुशियों से भरा माहौल होता है। ये देखो, अंगूठी मुझे मिल गई। ओहो, अरे यार। ससुराल में सभी अंजलि से बहुत प्यार करते थे। अंजलि ने उसकी सास चंद्रिका, ससुर इंद्रनील, जेठ निर्मित और जेठानी लवलीन के दिलों में चंद दिनों में ही अपनी जगह बना ली थी। ये देख अंजलि बहू, ये मैंने तेरे लिए लौकी का हलवा बनाया है। समदन जी बता रही थी कि तुझे लौकी का हलवा बहुत पसंद है। और ये लो अंजलि, मैं शॉपिंग करने बाजार गई थी तो तुम्हारे लिए भी ये रंग बिरंगी चूड़ियां लाई हूँ। बाय गॉड, सुंदर है ना? अरे वाह, ये चूड़ियाँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। और ये हलवा, ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसा बनाती है, उसकी कार्बन कॉपी है आप। खुशबू भी वैसी है। धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद लवलीन दीदी। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अंजलि का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो बांझ हो जाती है। क्या? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बकवास नहीं इंद्रनील जी, यही हकीकत है। अंजलि अब कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि वो बांझ हो चुकी है।
अरे नहीं, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मेरा बेटा, मेरा विक्रम, उसे अब पापा कहकर कौन पुकारेगा। अंजलि के बाज होने के कारण अब ससुराल में चंद्रिका और इंद्रनील उससे नफरत करने लगते हैं। माँ जी, मैं आज के भोग प्रसाद में मावे की मिठाई और हलवा पूड़ी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे तुझ जैसी बाज के हाथ के बना भोग प्रसाद भगवान जी को चढ़ाऊंगी तो मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? मैं ये घोर पाप नहीं होने दूंगी। एक तो इस घर की खुशियां छीन ली और ऊपर से अब सबसे बात कर रही हो। तुम्हें कोई गम पछतावा नहीं है, लेकिन हमें बहुत है। हमसे तुमने दादा दादी बनने का हक छीन लिया। अब तुम सिर्फ पनौती की निशानी हो और कुछ नहीं। तभी विक्रम इंद्रनील से कहता है, पापा, माँ, आप ये सब क्या बोल रहे हो? अंजलि कभी माँ नहीं बन सकती तो उसमें इसकी क्या गलती? वो एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था। ओ दुनिया के नंबर 1 जेठ जी, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है इस अंजलि की। ये तो है ही अपशगुनी। जब से आई है अपने साथ साथ मनहूसियत को भी ले आई है। बाय गॉड। अंजलि अकेले में बहुत रोती है। चंद्रिका, इंद्रनील और लवलीन उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आते और कटे कटे से रहने लगते हैं। अंजलि माता रानी की परम भक्त थी। वो माता रानी की प्रतिमा के चरणों में सर झुकाकर खूब रोती है। मैं ही क्यों माता रानी, मैं ही क्यों? मेरी कोख हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई है। अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। क्या क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा माता रानी, क्यों? वहीं चंद्रिका विक्रम की दूसरी शादी कराने के बारे में सोचती है। माँ जी, सुनीता जी से मेरी बात हो गई है। वो आती ही होंगी अपनी बेटी पायल के साथ। बाय गॉड। चलो अच्छा है विक्रम बेटा, जा तू भी तैयार हो जा। आज तुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की वाले? अब तुम्हारी बीवी तो हमें पोता या पोती नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हारी दूसरी शादी करवाना बहुत जरूरी है, वरना वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अंजलि और विक्रम ये सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं। बस पापा, आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मेरी जिंदगी है। मैं अंजलि से ही प्यार करता हूं और बच्चा तो हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं ना। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। लेकिन विक्रम बेटा तू। बस माँ, अब इस बात पर मैं और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, प्लीज, वरना ना चाहते हुए भी मुझे और अंजलि को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। विक्रम अंजलि की खातिर अपनी माँ, भाभी और पिता के खिलाफ हो जाता है, जिससे चंद्रिका और लवलीन का और भी ज्यादा पारा हाई हो जाता है। विक्रम तो मानो उस बाज अंजलि के प्यार में पागल हो रहा है। अरे उससे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब समाज उसे ताने कसेगा ना, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। माँ जी, ये दोनों लैला मजनू तो कभी अलग नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें इस पनौती को तो अपने घर और जिंदगी से निकाल कर ही रहना है। मेरे पास एक गर्मा गर्म आइडिया है। खाना चाहोगे? मेरा मतलब है सुनना चाहोगे? बाय गॉड। नहीं, मुहूर्त निकलवाती हूँ पंडित जी से पूछकर। अरे बोलना मेरी अम्मा। लवलीन और चंद्रिका दोनों ही मिलकर एक साजिश रचते हैं। वो दोनों अंजलि को अगवा करवाने के लिए गुंडों को पैसे देते हैं और दिन में जब भारी दोपहर में अंजलि कुछ देर के लिए सो रही होती है, तभी वो गुंडे उसे अगवा करके ले जाते हैं। अंजलि जब अपनी आंखें खोलती है तभी अपने आप को एक बंद स्टोर रूम में देखती है। उसके हाथ पांव बंधे होते हैं। हे माता रानी, मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे तेरी सास और जेठानी ने भेजा है तुझे यहाँ। और अब कुछ दिनों बाद तुझे हम बेच देंगे और खूब नोट कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन वो नफरत इस तरह ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया, माँ जी और लवलीन दीदी। गुंडे अंजलि को स्टोर रूम में कैद रखते हैं और तो और उसे सिर्फ दिन में एक बार ही खाना मिलता। वहीं चंद्रिका और लवलीन दोनों ही विक्रम को अंजलि के खिलाफ भड़काने लगते हैं। विक्रम बेटा, तू कब तक उस बेवफा औरत के सदमे में देवदास बना रहेगा? वो तुझे छोड़कर जा चुकी है, भाग गई होगी किसी और मर्द के हाथ पकड़कर, बेशर्म कहीं। देवर जी, आपको मैं कह रही हूँ, आपके लिए लड़कियों की लाइन लगी है। आप दूसरी शादी कर लो और छोड़ दो उस अंजलि के बारे में सोचना। बाय गॉड। लेकिन अंजलि, बस विक्रम बेटा,
अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। घर वालों की इन बातों में आकर दुखी विक्रम को ना चाहते हुए भी पायल संग शादी के लिए हाँ बोलना पड़ता है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आ जाता है। ये थाली वापस ले जाओ। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं 9 दिन तक निर्जला व्रत रखूंगी। और देखना, मेरी माता रानी इन 9 दिनों के अंदर ही अंदर मुझे तुम जैसे दुष्ट रावणों के चंगुल से बचाकर निकाल कर ही रहेगी और फिर मैं अपने विक्रम के पास जाऊंगी। जितने सपने देखने हैं देख ले, क्योंकि इन 9 दिनों के अंदर हम तुझे बेच ही डालेंगे। अंजलि हिम्मत नहीं हारती और वो दिन रात आंखें बंद करके तपस्या करने लगती है और माता रानी का नाम ले लेकर प्रार्थना करती है। और आखिरकार एक दिन जब गुंडे वहां मौजूद नहीं होते, तभी अंजलि को एक दिन एक आवाज सुनाई देती है। अंजलि, मैं जानती हूँ तुम मेरी कितनी बड़ी भक्त हो और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। बेटी, बस जय माता दी बोलो, फिर तुम्हारे हाथों पर बंधी रस्सी अपने आप खुल जाएगी। जाओ, बचाओ अपने सुहाग को। माता रानी, ये तो आपकी आवाज है। जय माता दी। अंजलि के इतना कहते ही उसके हाथ पांव से बंधी हुई रस्सी अपने आप टूट जाती है और वो भाग भाग कर वहां से निकल जाती है। वहीं घर को सजाया जाता है और विक्रम शादी के मंडप में पायल की मांग में सिंदूर भरने ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर अंजलि आ जाती है। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। अंजलि, तुम? विक्रम मंडप से उठकर अंजलि की तरफ भागता है और उसके गले लगता है। अंजलि चंद्रिका और लवलीन का सच सबको बताती है और तभी विक्रम चंद्रिका को कसम देकर पूछता है कि आखिर सच क्या है, और चंद्रिका चुप रह जाती है। दोनों ही माफी मांगने लगते हैं। माफ कर दो बेटा। हाँ अंजलि, अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर दो। नहीं, आप दोनों ने जो किया है उसकी सजा आपको और उन दोनों गुंडों को भी जरूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और वो चंद्रिका, लवलीन और उन दोनों गुंडों को भी गिरफ्तार करके जेल में कैद कर लेते हैं। वहीं अंजलि और विक्रम माता रानी का आशीर्वाद लेकर नवरात्रि के शुभ और पवित्र अवसर पर अग्नि को साक्षी मानकर फिर से 7 फेरे लेते हैं और आगे जाकर एक बेटी को गोद लेते हैं। समय के साथ इंद्रनील का भी हृदय परिवर्तन होने लगता है और सभी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।